फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। सुश्रुता ने लगभग हजारों साल पहले एक किताब लिखी थी, सुश्रुता संहिता, जिसमें इन्होंने 42 सर्जिकल प्रोसेसेस, 72 मेडिसिनल प्लांट्स, कई तरह के डिजीजेस और 150 से भी ज़्यादा सर्जिकल टूल्स इन्वेंट किए थे। ये बॉडीज़ को डाइसेक्ट करके ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करते थे। इनको एंशिएंट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन्स का दर्जा दिया जाता था। आपको क्या लगता है इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहते हैं? देखो, कहने को तो कोई भी कह देगा कि हमने राइट ब्रदर्स से पहले पुष्पक विमान बनाया था तो कहाँ गया? उड़ गया। वैसे ही आज से हज़ारों साल पहले क्या हुआ था ना आपको पता है ना मुझे। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सुश्रुता क्या एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे? ये कहानी शुरू होती है एक मैगज़ीन से। साल 1731 इस दुनिया की सबसे पहली पब्लिकेशन जो अपने आप को मैगज़ीन बुलाती थी, द जेंटलमैन्स मैगज़ीन, जिसको एडवर्ड कूगर ने इस्टेब्लिश किया था। ये मैगज़ीन न्यूज़, इवेंट्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज और दुनिया भर की कहानियों के लिए फेमस थी। और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी ने पूरे यूरोप में बवाल खड़ा कर दिया था। दरअसल 1794 के उस इशू में 3 कहानियाँ लिखी हुई थी। पहली और दूसरी कहानी हटा के तीसरी कहानी शुरू होती है एक इलस्ट्रेशन के साथ, जिसमें कोवासजी, एक मराठा आदमी के ऊपर इस दुनिया की सबसे पहली राइनोप्लास्टी का सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि कोवासजी का ऑपरेशन यूरोप की किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हुआ है, ना ही किसी रॉयल फिजिशियन के हाथों हुआ है, बल्कि पुणे के एक रोड साइड सर्जन के हाथों हुआ है। उस मैगजीन के मुताबिक इस सर्जरी को होते हुए थॉमस कर्सो एंड जेम्स ट्रिंडले ने अपनी आंखों से देखा था। एंड उसी इशू के अकॉर्डिंग कोवासजी को अपनी नाक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान गंवानी पड़ी, जिसमें वो अंग्रेज़ों के लिए बैलगाड़ी चलाता था, जिनको बाद में टीपू सुल्तान की सेना ने गिरफ्त कर लिया और कोवासजी को अपनी नाक के साथ साथ एक हाथ भी गंवाना पड़ा। इस कहानी को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो डॉक्टर्स नकली थे या फिर ये सब झूठ है। कंट्रोवर्सीज जो भी हो, पर इस कहानी ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था, जो यूरोपियन प्लास्टिक सर्जरी में आज तक एक माइलस्टोन माना जाता है। देखो, 1794 के टाइम में यूरोप में ही नहीं पूरी दुनिया में राइनोप्लास्टी बहुत ज़्यादा रेयर थी, हद से ज़्यादा रेयर थी। डॉक्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही वो स्किन के पैच को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते थे, उतने में वो स्किन का टुकड़ा मर जाता था। एंड हमारा रोड साइड सर्जन इसको एज अ हॉबी की तरह ट्रीट कर रहा था। यूरोपियंस को शौक तब लगा जब उन्होंने एक टेक्निक खुद ट्राई करी। कुम्हार का तरीका काफ़ी सिंपल था कि आपको कभी भी उस स्किन के पैच को अपनी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम से अलग नहीं करना। जैसे कि आप स्किन के पैच को अपने फोरहेड से लेके नाक पे चिपका सकते हो, जिससे आपके माथे पे हल्का दाग तो रह जाएगा, बट एटलीस्ट आपकी नाक तो ठीक हो जाएगी। कोवासजी की कहानी में ऐसा क्या खास था कि पूरे यूरोप ने उसे सर पे चढ़ा रखा था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें हिस्ट्री में हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। टर्न्स आउट कि यूरोपियंस को ये टेक्निक पहले से पता थी, पर वो भूल गए थे। एंड उन्हें ये भी पता था कि ये टेक्निक एंशिएंट इंडिया से बिलोंग करती है। इसीलिए कोवासजी की कहानी ने यूरोप को कोई नई टेक्निक नहीं दी थी, बल्कि पुरानी नॉलेज को रिवाइव कर दिया था, जो पहले से वेस्ट पहुंच के भूली भी जा चुकी थी। इंडीड आज से हजारों साल पहले एक ऐसी किताब लिखी जा चुकी थी जो कभी खो जाती तो कभी लोग भूल जाते, बिल्कुल अपने ऑथर की तरह। एक ऐसा आदमी जिसने एंशिएंट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट हासिल की थी, हमारी कहानी का असली हीरो, जिसे प्यार से लोग द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी बुलाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुश्रुता, जिन्होंने सुश्रुता संहिता भी लिखी थी। सुश्रुता संहिता, चक्र संहिता आयुर्वेद में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स में से एक मानी जाती है। पर यहीं पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें ऑथर से ज़्यादा उसकी किताब के बारे में पता है। किताब बहुत अच्छी है, पर उसे लिखा किसने है और कब लिखा है? क्या सुश्रुता ने एक्चुअली में प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट की थी? और इसमें कितना सच है? देखिए, इस हु, हाउ, व्हेन, वेयर एंड वाउ में फंसने से पहले हम एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सुश्रुता कौन थे, क्या करते थे एंड किस टाइम पीरियड में रहते थे? पर हम कैसे बिलीव कर लें कि ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि सच है? देखो, जब भी सुश्रुता संहिता के ओरिजिन्स की बात आती है तो इंटरनेट पे बहुत सारे बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, रिसर्च पेपर्स सब मिल जाएंगे। पर उनमें से सबसे वैलिड आर्ग्यूमेंट मुझे 1907 में पब्लिश हुई सुश्रुता संहिता के एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में लगा, जिसको कविराज कुंजलाला भिशाग रत्न ने लिखा है। देखा जाए तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत सुश्रुता संहिता के ओरिजिन्स हैं। अभी करंट डेट में हमारे पास जो सुश्रुता संहिता है, जो एक फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि इससे पहले भी इसको एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागार्जुना के द्वारा रिवाइज किया गया
गया है। मतलब ये पता लगाना कि कितना टेक्स्ट ओरिजिनल है लगभग नामुमकिन है, और क्या गारंटी है कि इसे किसी राइटर ने फैब्रिकेट करने की कोशिश नहीं की। बहुत ही एनालिसिस के बाद कविराज ने सजेस्ट किया कि सुश्रुता संहिता बुद्धा के जन्म के 200 साल पहले लिखी गई थी, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सुश्रुता 800 BCE के आसपास एग्जिस्ट करते थे। वेल, इन कंक्लूजन देखा जाए तो संहिता की डेटिंग निकालना एक चीज़ है एंड सुश्रुता की एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट कर पाना एक अलग ही प्रॉब्लम है। क्या हो कि अगर वो किताब सुश्रुता की एग्जिस्टेंस के बाद उनके किसी डिसाइपल ने लिखी हो, वो भी 200 साल बाद, या फिर कुछ और। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम संहिता को एक्यूरेटली डेट कर भी लेते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इससे हम सुश्रुता की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सोचने की बात यह आती है कि हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है जिससे सुश्रुता की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई किया जा सकता है। व्हाट इफ वी फाउंड अ मेंशन ऑफ सुश्रुता इन एन ओरिजिनल डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें भी एक और दिक्कत है, जब भी ओल्डेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट या फिर मैन्युस्क्रिप्ट की बात की जाती है तो हम हिस्ट्री में ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। देखा जाए तो हमारे पास सबसे पुरानी फिजिकल कॉपी ऋग्वेदा की है, जो एक कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स है जिसकी एज अराउंड 1464 CE है, जो ऋग्वेदा से खुद 3000 साल छोटा है। और ये दर्शाता है कि हमारे पास इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जिससे हम सुश्रुता की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर सकें। यहीं पे 16th सेंचुरी से हमारे पास एक और हिस्टोरिकल रेफरेंस सामने आता है। इटली के सर्जन्स ने नोज जॉब और स्किन ग्राफ्ट्स पर रिसर्च करना चालू कर दिया था। मॉडर्न रिसर्चर्स का कहना था कि ये ट्रीटमेंट्स इटली में पहले से ही पॉपुलर थे पर पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच पाए। मे बी बिकॉज उनके पास एनेस्थीसिया नहीं था और सर्जरी पेनफुल होने के कारण ये हिस्ट्री के पन्नों में खोसी गई। अभी हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ढूंढना है जिसमें सुश्रुता संहिता या फिर सुश्रुता का मेंशन किया गया हो एंड जो इन इटालियंस को प्रीडेट कर सके। देखो, हमें ये तो पता है कि जब कविराज अपनी बुक लिख रहे थे तब उनको ऐसे किसी सोर्स के बारे में नहीं पता था, पर इनफैक्ट एक ऐसा सोर्स एग्जिस्ट करता था। इसके मिलने के पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और कविराज की बुक लिखने के सालों पहले मिल भी गया था पर इसे अंडरग्राउंड रखा गया। इस मैन्युस्क्रिप्ट को 19th सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज माना जाता है और ये हमारी स्टोरी के काफ़ी सवालों के जवाब भी दे देता है। इसे प्यार से लोग बोवर्स मैन्युस्क्रिप्ट भी बुलाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1888 में। दलगलेश और उसके कुछ सर्वेंट्स लेह छोड़कर यारकंड की तरफ जा रहे हैं। लगभग 5 दिन में उनके ग्रुप को मोहम्मद ने ज्वाइन किया। 8 अप्रैल को उन्होंने काराकोरम पास क्रॉस किया एंड वहीं पर टेंट लगाने का डिसाइड किया। चाय वाय पीने के बाद जब आराम करने की बारी आई तो दलगलेश ने मोहम्मद के टेंट में जाने का सोचा। कुछ देर बाद दलगलेश ने मोहम्मद को फाइनेंशियल एडवाइस देने की कोशिश करी। तब कुछ देर में आया बोलकर मोहम्मद टेंट के पीछे गया एंड अपनी गन फायर कर दी। दलगलेश के राइट शोल्डर में गोली लगी। उसने वो सब किया जो एक अनआर्म्ड आदमी एक आर्म्ड आदमी के सामने कर सकता था। दलगलेश के सर्वेंट्स बहुत डरे हुए थे, इसलिए बिल्कुल भी मदद के लिए नहीं आए। थोड़ी देर बाद मोहम्मद ने उन सर्वेंट्स से खाना बनवाया एंड दलगलेश के बेड में सो गया। उसने बाकी सर्वेंट से कसम खिलवाई कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे एंड उस दिन के बाद से मोहम्मद गायब हो गया। समर्स के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैमिल्टन बोअर को एक सिंपल मिशन पे भेजा कि एक मर्डरर सेंट्रल एशिया में घूम रहा है, बस आपको उसे पकड़ के वापस लाना है। बोअर तुरंत काम पे लग गया और मोहम्मद की तलाश में चाइना के एक छोटे से गांव कुचर पहुंच गया। बोअर कुछ दिनों तक मोहम्मद के बारे में पूछताछ करता रहा। कोई क्लू ना मिलने के बाद बोअर ने कुचर में और कुछ दिन बिताने का डिसाइड किया। बोअर का कहना था कि जिस जगह पर वो रहता था वहाँ पर उसके साथ एक रूममेट भी रहता था जो टर्की होने के बावजूद भी इंडिया में रहता था। तो एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान उसने बोअर को एक एंशिएंट सिटी के बारे में बताया जो रेत में दब गई थी। बोअर को लगा कि कोई गांव डेजर्ट के सैंडस्टॉर्म में धंस गया होगा, पर वो टर्की ने बोअर को समझाया कि सिटी अंडरग्राउंड इसलिए हुई थी क्योंकि उसके लोग चाहते थे, ना कि किसी सैंडस्टॉर्म की वजह से। उसने ये भी बताया कि वो और उसके दोस्त ने खजाने की तलाश में थोड़ी छानबीन की एंड उनको वहाँ से सिर्फ एक किताब के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद वो टर्की एक किताब लेकर आया जो लकड़ी के पट्टों से चिपकी हुई थी एंड संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। उस टाइम पर बोअर ने ये बुक उससे खरीद ली एंड इवेंचुअली बोअर मोहम्मद को अरेस्ट कर लेता है। पर इस बात को सब लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं क्योंकि बोअर ने एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढी थी जो 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज मानी जाती है।
बोवर ने ये मैन्युस्क्रिप्ट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भेज दी। वहाँ पर सभी हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सप्लोरर्स सब इसको लेकर हैरान थे क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि किस लैंग्वेज में लिखा है। इवेंचुअली इसको डिकोड करने के लिए अगस्टस फ्रेडरिक रेडोल्फ को बुलाया गया। जैसे ही बोवर्स मैन्युस्क्रिप्ट इनके हाथ लगी वो इनकी ज़िंदगी का एक ऑब्सेशन बन गया। अगले 10 सालों तक रेडोल्फ ने मैन्युस्क्रिप्ट को डिसाइफर, ट्रांसलेट और एनालाइज करने में लगा दिए और वो मिड 1890s तक इंस्टॉलमेंट्स में उनकी फाइंडिंग्स को पब्लिश करने लगे। रेडोल्फ के मुताबिक इस मैन्युस्क्रिप्ट की डेट तकरीबन 650 CE है एंड वो उस टाइम का सबसे बड़ा माइलस्टोन बन गया। इसे उस टाइम पीरियड का ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट का दर्जा दिया गया। इस मैन्युस्क्रिप्ट में रेडोल्फ को 7 अलग अलग टेक्स्ट मिले थे, जिनमें से 2 फॉर्च्यून टेलिंग के थे एंड 2 बुद्धिस्ट रिचुअल थे। बाकी 3 एंशिएंट मेडिकल मैनुअल्स थी। बाद में जून 1895 को एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एक इशू में उस नोट के अकॉर्डिंग उसने कुछ कंटेंट बोवर्स मैन्युस्क्रिप्ट से निकाल कर पब्लिश किया था, जैसे कि पाउडर्स, आई ऑइंटमेंट्स, मेडिकेटेड घी, फार्मूलाज, एफ्रोडीसियक्स और कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह। इस बेसिस पे बोवर्स मैन्युस्क्रिप्ट ने ये प्रूव कर दिया था कि इंडियन मेडिकल कल्चर 650 CE तक पुराना है या फिर और भी पुराना हो सकता है, क्योंकि क्या ये बोवर्स मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल है या फिर किसी ने रिवाइज करके लिखा हुआ है, जिससे ये और भी पुराना साबित हो सकता है। बट सैडली बोवर्स मैन्युस्क्रिप्ट में जो मेडिकल मैनुअल्स वाला पार्ट है वो इनकम्प्लीट है। अगर ये पूरा डॉक्यूमेंट होता चीज़ से और भी चीज़ें पता ही लगाई जा सकती थी, पर हम इस मैन्युस्क्रिप्ट में से एक बहुत छोटी सी डिटेल मिस कर गए। बोवर्स मैन्युस्क्रिप्ट को खोलते ही सबसे पहले ओपनिंग चैप्टर में वो 10 महान लोगों के नाम बताती है जो कि हिमालयाज में रहते हैं। इनके नाम थे अटरिया, हरिता, परसारा, भेला, गर्गा, संभव्या, वैश्ता, करला, कपिया एंड इसकी हम सब इतनी देर से तलाश कर रहे थे, सुश्रुता। तो अब हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि सुश्रुता वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशिएंट मेडिकल साइंटिस्ट हु वॉज अलाइव इन 650 CE। इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे इंडिया में लोगों को कई तरह की बीमारियों और मेडिसिन के बारे में पता था। तो क्या उन्हें एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में भी पता था? नॉट एंटायरली, बट ऐसा कह सकते हैं। और क्या उन्हें प्रोस्थेटिक नोज बनाना आता था? इन सब का जवाब हमें सुश्रुता संहिता में मिलेगा। सुश्रुता संहिता में 76 टाइप्स के डिजीजेज, 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 42 से भी ज़्यादा सर्जिकल प्रोसेसेस, 70 मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया गया है, जो 37 अलग अलग ग्रुप्स ऑफ डिजीजेज में डिवाइड होते हैं। इस बुक के चैप्टर 16 में एक प्रोसेस लिखा गया है जिसमें आर्टिफिशियल नोज बनाने का पूरा तरीका लिखा हुआ है। इसमें और कोवाजी वाले मेथड में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुम्हार फोरहेड से स्किन के पैच को लेता है एंड सुश्रुता चीक से। ठीक है, कोवाजी वाला प्रोसेस इंडियंस को पहले से ही पता था, पर क्या वो इंडिया में इन्वेंट हुआ था? इस क्वेश्चन को आंसर करने के 2 तरीके हैं। पहला, देयर इज़ एविडेंस दैट सजेस्ट कि 15th और 16th सेंचुरी में इटालियंस प्लास्टिक सर्जन्स के जो भी आइडियाज़ थे वो कहीं ना कहीं इंडियंस से लिंक्ड थे, जो नॉलेज उन्हें अरेबियंस से पास हुई थी, जिससे ये थोड़ा सा लॉजिकल लगता है कि एंशिएंट इंडियंस फॉर द फाउंटेन ऑफ ऑल दिस नॉलेज। दूसरा, जो हमने अभी तक कोवाजी की कहानी पढ़ी थी ना, एक इटालियन पब्लिकेशन के मुताबिक वो स्टोरी जोसेफ कार्पियो की एक इमेजिनेशन थी, जिसने पहले भी इंडियन प्लास्टिक सर्जरी के मेथड को प्रैक्टिस किया था। कार्पियो ने 1814 और 15 में अपनी पहली 2 राइनोप्लास्टी की थी और 1816 में इनको पब्लिश किया था। 1817 में जर्मनी के कार्ल ने कार्पियो का वर्क जर्मन में ट्रांसलेट करवाया एंड उसी के बेसिस पे अपनी खुद की बुक लिखी जिसका नाम था राइनोप्लास्टिक, एंड यहीं से प्लास्टिक सर्जरी के इतिहास में प्लास्टिक शब्द का यूज़ हुआ था। कंक्लूजन की बात करें तो कोवाजी की स्टोरी और हज़ारों साल पुरानी एंशिएंट नॉलेज ने मिलके यूरोपियन प्लास्टिक सर्जरी में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। कार्पियो और उसके फॉलोअर्स ने अपनी हज़ारों साल पुरानी फाउंडेशन से अपने काम को आगे बढ़ाया। सिंपल भाषा में कहूँ तो फाउंडेशंस इंडियंस की है एंड पेंट हाउस यूरोपियंस का है।